नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबर बता दें। संभल का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, उनके घर में बिजली चोरी की बात सामने आई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें, संभल के जो सांसद हैं, उनके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दायर किया गया है, क्योंकि उनके घर में चोरी की बात आ रही है। 5 महीने से उनके घर में बिजली का जो बिल आ रहा था वो शून्य आ रहा था। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और एक बड़े नेता भी हैं संभल के, उनके घर में जिस तरीके से बिजली चोरी की जो चोरी पकड़ी जाती है, कितने शर्म की बात है समाजवादी पार्टी और उनके सांसद के लिए। क्योंकि एक सांसद, एक प्रतिनिधि इस तरीके का अगर कार्य करेगा, उसके घर में चोरी होगी तो आम जनता को क्या मैसेज दिया जाएगा। आप देखते होंगे कि जो आम लोग होते हैं, उनके घरों का जो बिजली का बिल होता है वो कहीं ना कहीं आता है, जिसकी वजह से उनको तमाम दिक्कतें आती है। लेकिन अगर एक समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि, एक सांसद, उसके घर में चोरी पकड़ी जाती है, बिजली विभाग के कर्मचारी जब वहां जाते हैं, आप ये सोचिए, आपको खुद आकलन हो जाएगा कि बिजली विभाग के कर्मचारी उसके घर में नहीं जा पा रहे थे। पुलिस की टीम गई, बड़े सुरक्षा बल जब वहां पहुंचे, तब जाकर के पूरी जो चोरी है वो पकड़ी गई है और पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है और बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की जा सकती है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं संभल की, जो तस्वीरें साफ बयां करती है कि कैसे जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, उनके घर में बिजली चोरी होती हुई पकड़ी है बिजली विभाग के कर्मचारियों ने। आपको बता दें, कटिया जैसे आपने जगह पे देखा होगा, लोग कटिया लगा करके बिजली चोरी करते हैं, बाईपास करके 1 मीटर से दूसरे मीटर को बाईपास करके ये चोरी कर रहे थे। और समाजवादी पार्टी के सांसद है, सांसद के घर में अमूमन आमतौर पर आजकल कहीं भी जनरली आपने देखा होगा तो एसी यूज होती है, तमाम ऐसे बिजली के उपकरण यूज होते हैं जिनका बिल काफी आता है। लेकिन सांसद जी के घर का हाल ये है कि उनके घर का जो बिजली का बिल है वो शून्य आ रहा था और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जा करके उनके घर की चेकिंग कर सके और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। लेकिन पुलिस बल ने वहां पर जाके चेकिंग की है। संभल में तारों का एक जखीरा मिला था और बिजली चोरी की बातें सामने आ रही थी और पुलिस पूरी तरीके से अभियान चला रही है, तमाम जो बिजली चोर है उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। एक और आपको बड़ी खबर बता दें, कल विधानसभा सत्र के दरमियान विधानसभा स्पीकर ने समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको पूरे सदन से निष्कासित कर दिया। उन्होंने पूरे जो समय था उससे निष्कासित कर दिया। आपको उसी बयान को सुनाते हैं, सतीश महाना ने क्या कहा है अतुल प्रधान को लेकर के और सूबे के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने क्या कहा है अतुल प्रधान के निष्कासन पर। 2025 मेगा महाकुंभ है और उत्तर प्रदेश की ब्रांड इमेज को मजबूत करेगा। उत्तर प्रदेश की इमेज नहीं है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय एकता, भारतीय व्यवस्था और भारत का इतना बड़ा आयोजन जिसमें करोड़ों लोग, लगभग अनुमानित है कि 40-45 करोड़ लोग हैं, ये पूरे विश्व के अंतर्गत ये भारत में चल रही है, उसके ऊपर चर्चा है, देखते हैं क्या। सर, कल अतुल प्रधान को जिस तरह से बाहर किया गया, बहुत व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन विधानसभा की गरिमा बढ़ी। समाजवादी पार्टी का हाल बेहाल है। तो ये थे लोकसभा चुनाव में झूठ बोल करके जो विजय अर्जित की थी, विधानसभा के उपचुनाव में चारों खाने चित हो गई। 27 का सत्ताधीश बनने का सपना 4 जून को उन्होंने देखना शुरू कर दिया। अब 47 तक का रास्ता बंद हो गया। तो ये बौखलाहट में सदन के अंदर नियमों के विरुद्ध, परंपराओं के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल बातें, वह जनता भी देख रही है और सदन भी देख रहा है और विधानसभा अध्यक्ष जी को फिर अधिकार है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग नियम के दायरे में करें। उन्होंने किया है। बाबा साहब को तो ये सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे और आपने स्पीकर सतीश महाना को भी सुना। उन्होंने कहा जो भी नियम विरुद्ध जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद के घर चोरी पकड़ी गई और उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, उस पर जो बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है, हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। राकेश त्रिपाठी का बयान, उन्होंने बड़ा हमला बोला है सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर। रहमान को डर लग रहा है, कोर्ट पहुंचे हैं कि कहीं गिरफ्तारी न हो जाए। काश की यह डर कानून का उल्लंघन करते समय भी लगा होता। जब लोगों के हाथ में पत्थर पकड़ा रहे थे
कोर्ट का आदेश बदलवाने के लिए दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे थे। और बहुत आश्चर्यजनक है, घर की बिजली के बिल की चोरी कर रहे हैं। पिछले 5 महीनों से बिजली का बिल 0 आ रहा है। बिजली की चोरी करेंगे, दंगा भड़काएंगे और जब गिरफ्तारी की नौबत आएगी तो कोर्ट जाकर के बचने के रास्ते अपनाएंगे। लेकिन कोर्ट के कटघरे में जाएं, कानून का सामना करना पड़ेगा, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। शर्म आनी चाहिए, आप प्रतिनिधि हो, सांसद हो, और अगर आपके घर में इस तरीके की चोरी पकड़ी जाएगी तो आपके लिए नहीं, पूरे समाजवादी पार्टी के लिए शर्म की बात है। एक और बड़ी खबर है जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कल विधानसभा का घेराव करने कांग्रेस के जो नेता थे, तमाम कांग्रेस के नेता थे, वो आए थे। इस दरमियान एक कांग्रेस कार्यकर्ता की दुखद मृत्यु हो जाती है। सवाल ये है कि मृत्यु होती है तो कांग्रेस कार्यालय के भीतर होती है, और आपको जानकर हैरानी होगी, सूत्रों के हिसाब जानकारी मिली है सूत्रों से, जो 2 घंटे तक जो प्रभात पांडे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, वो 2 घंटे तक कांग्रेस कार्यालय में पड़े रहे। किसी ने भी ये उचित नहीं समझा कि उनको अस्पताल ले जाया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रभात पांडे पड़े हुए थे, उनकी खबर ये दी जाती है उनके भाई को, उनके रिलेटिव को, कि आपका भाई पड़ा हुआ है। वो किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं, वहां भेजते हैं, वो उनको अस्पताल लेके जाता है। और कांग्रेस कार्यालय से सिविल अस्पताल पहुंचने में 25 मिनट लग जाते हैं। जानते हैं क्यों 25 मिनट लगते हैं? क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नेता थे, वो प्रदर्शन करने में मस्त थे। और उसी प्रदर्शन के चलते आज एक नवयुवक की जान चली गई। माँ बाप के सर से एक बेटे का साया उठ गया, बहन से भाई का साया उठ गया। और सबसे शर्म की बात है कांग्रेस के लिए, और शायद यही कारण है कि जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गोरखपुर पहुंचे तो उनको वहां से लोगों ने उनके ऊपर नाराजगी जताई और कहा कि नौटंकी मत करिए, यहां से चले जाइए। जिस पर अजय राय, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा मैं भी ब्राह्मण हूं, 24 कैरेट में ब्राह्मण हूं। लेकिन सवाल यही उठता है कि इस तरीके के प्रदर्शन में एक आपके कार्यकर्ता की जान गई, कई और लोगों की भी जान जा सकती थी। क्या ये प्रदर्शन सही है? विरोध करना है तो सही तरीके से करना चाहिए, ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी की जान चली जाए। अब आप चलते सीधे तौर पर अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, स्क्रीन पे आएंगे। सबसे पहले चलते हैं ज्ञानेंद्र के पास, प्रतापगढ़। ज्ञानेंद्र, गिनती शुरू हो चुकी है और सामने बातें आ रही है कि जो बीजेपी का पलड़ा है वो भारी है। तो कहीं ना कहीं जो रवि गुप्ता जी थे, जो बागी थे बीजेपी के, लग रहा है उनका जो उनके साथ उस समय तक लोग खड़े थे, वो उन्होंने पाला बदल लिया है। बिल्कुल। देखिए अखंड, बीजेपी का पलड़ा भारी चल रहा है, लेकिन एक अच्छी बात ये रही है कि रवि गुप्ता अभी तक लीड नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के लिए काफी खुशखबरी की बात हम कह सकते हैं। अभी रवि गुप्ता तकरीबन 1000 मतों तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, जिस तरीके से उन्होंने फेस टू फेस में कहा था कि कहीं ना कहीं प्रशासन का यूज किया जाएगा, पुलिस हथकंडे अपनाए जाएंगे, बाहर से लोग आए हैं, बाहर से फर्जी मत डाले जाएंगे। फिलहाल अब ये देखना होगा समाजवादी पार्टी जब हार का पूरा परिणाम आ जाएगा तो समाजवादी पार्टी क्या कहती है। क्योंकि आरोप उन्होंने फेस टू फेस कार्यक्रम में कई बार कहा कि एमएलसी पिंटू सिंह आए थे, उन्होंने कई जगह बूथों को जो है प्रभावित किए हैं। अगर बात करें तो पुलिस ने भी कहीं ना कहीं फर्जी वोट डलवाए हैं पुलिस पे। लेकिन अब अभी तक बीजेपी की जो बढ़त बताएं तो 4046 मतों से आगे चल रही है। सबसे रोचक आपको अगर बातें बताते हैं तो सबसे रोचक बात यह है कि अगर बात करें विधायक के बूथ से, तो बीजेपी हार गई है। वहां से रवि गुप्ता लीड कर गए हैं। 109 मत जो है बीजेपी पाई है और 212 मत जो है रवि गुप्ता पाए हैं। और सब वहां समझ के रह गई है, मात्र 30 से 35 वोट वहां पे पाई है। और बात करते हैं अन्य बूथों की, चाहे वो अगर बात करें तो धीरज ओझा की बूथ की बात करें, धीरज ओझा जिस बूथ से आते हैं वहां पे भी अगर बात करें तो बीजेपी सिमट के रह गई है। जो अच्छे बूथ है, जैसे आशीष श्रीवास्तव के बूथ से बात करें तो वहां से बीजेपी सिमट गई। भले ये 4000 कुछ मतों से आगे चल रही है बीजेपी, लेकिन जो इनके कद्दावर नेताओं का बूथ है वहां क्यों सिमट कर रह जा रही है, ये समझने वाली बात होगी। फिलहाल चुनाव के बाद जरूर एक बार इस पे विचार किया जाएगा। लेकिन अभी 3 चक्र हो चुके हैं, 3 चक्रों में 4000 से ज्यादा लीड में बीजेपी चल रही है। लेकिन एक सबसे रोचक रहेगा, जैसे ही 5 चक्र कंप्लीट होते हैं और परिणाम घोषित किया जाएगा तो सपा आरोप क्या लगाती है, ये आरोप देखने लायक रहेगा। और सबसे ऊंचा रहेगा कि जो सपा चिल्ला रही थी, कह रही थी, धमकी भी जोर से कह रही थी कि 32.96% मत पड़े हैं और हम जीत रहे हैं। मत का कम होना और प्रतिशत कम होने तो कहीं ना कहीं
लोग चेंज चाहते हैं, लेकिन पहले राउंड में बीजेपी ने 1100 कुछ मतों से आगे लीड बनाया। फिर उसके बाद सेकंड राउंड में 2700 के आसपास लीड बनाया। फिर अभी 4026 तीसरा चक्र कंप्लीट हो चुका है। हम अब बात कर रहे हैं, तीसरा चक्र कंप्लीट हो चुका है, 4000 मतों से आगे चल रही है। अब अभी तक सभा दूर दूर तक नहीं है। 14,000 तकरीबन 3 राउंडों में बात करें तो 14,500 के आसपास मत पड़े हुए हैं। अभी 2 चक्र बाकी है। अब देखने वाली बात होगी कि 2 चक्रों में किस पे सिर चेहरा सजेगा। अभी 2 चक्र है और दोनों चक्रों में अभी शहर का जो हब है, जहाँ कहा जाता है शहर का हब है, व्यापारी सबसे ज्यादा जहाँ पे है, अभी वो बूथ नहीं खुला है। वो जैसे ही खुलेगा और उसके बाद और भी तस्वीरें साफ होती चली जाएंगी और ये तो आने वाला वक्त बताएगा किसके साथ ज्ञानेंद्र, चेहरा सजेगा। बिल्कुल आने आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके की लीड बीजेपी लेके चल रही है, जाहिर सी बात है कि आने वाला जो रिजल्ट है वो बीजेपी के ही सिर पे जो ताज होगा वो सजेगा, और जो बागी होंगे उनको जो इनाम तो पहले मिल चुका है और कहीं ना कहीं उनको आज हार का भी सामना स्वयं डायरेक्ट देखने को मिलेगा। बताइए बताइए ज्ञान। अगर अगर देखिए सपा शुरू से कहती आई है कि नगर निकाय चुनाव ये प्रशासन और पुलिस के हाथ में होता है। ये न इससे सरकार बननी है न बिगड़नी है, तो प्रशासन और पुलिस जो चाहेगी वो कर देगी। और ज्ञानेंद्र देखिए, जब जब इलेक्शन होते हैं, जब चुनाव होते हैं, उस दरमियान कुछ आपने देखा कि कुंदरकी में हो या जब उपचुनाव हो रहे थे, चुनाव में अगर हार होती है तो ईवीएम जिम्मेदार होता है, उपचुनाव में हार होती है तो प्रशासन जिम्मेदार होता है। तो ये काम है, आरोप जो लगाना है वो काम है। जो भी आपके विपक्षी दल होते हैं वो आरोप लगाते हैं और वही वो काम कर रहे हैं, क्योंकि हार कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो यही बताएंगे ना कि हम हारे हैं तो उसकी वजह प्रशासन है। तो इसी वजह से ये काम होता है जो विपक्षी पार्टी उनका, कि हम अपनी हार को जस्टिफाई कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। अब चलते हैं अवनीश के पास कानपुर। अवनीश बताइए, कानपुर से कौन सी बड़ी खबर है आज की? प्रखंड जी, हम अपनी एक जो कानपुर की खबर है उससे हम अपडेट कराएंगे। जो एक मामला लगातार चल रहा है कि एसीपी के ऊपर जो है यौन शोषण का मामला जो चल रहा है, उसमें एक अपडेट ये है कि एसीपी ने जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एक याचिका दायर की है कि वो जो एक मुकदमा जो दर्ज किया गया उसको खारिज किया जाए। जो दलील दी गई है वो ये दी गई है कि जो पीएचडी छात्रा है वो पढ़ी लिखी है और उसने खुद मुझको जो है प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास किया है। वहीं एक जो दावा पेश किया गया उस दावे में साफ तौर पे कहा गया है कि जो ये छात्रा है पश्चिम बंगाल के एक इंजीनियर के साथ में उसकी शादी हो चुकी थी और जो रजिस्ट्रेशन था वो शादी के बाद का जो रजिस्ट्रेशन था उसको कराने को जो है कोर्ट में दाखिल भी किया गया था, लेकिन उसके पहले ही कहीं ना कहीं जो है दोनों के बीच में अनबन हो गई और दोनों अलग हो गए। फिलहाल जो अभी तक जो इसमें अपडेट है वो है कि लगातार मोहसिन खान जो है प्रयास कर रहे हैं कि इस जो मामले को खारिज कर दिया जाए। वहीं अगर बात करें कि जो पीएचडी छात्रा है तो वो डरी सहमी हुई है। उसका साफ तौर पर कहना है, जो बयान उसने दिया है वो साफ तौर पर कह रही है कि एक पुलिस के अधिकारी के ऊपर आरोप लगा है तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है उनका ही पक्ष ले रही है और अब तक उनकी गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए थी लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात अवनीश सबसे बड़ी बात और आईबीसी के बताइए बताइए। सबसे बड़ी बात जो पीड़िता है उसका ये भी कहना है क्योंकि पुलिस के ऊपर आरोप लगा है तो मुझे डर ये है कि मुझे किसी गलत मामले में फंसा न दिया जाए। अखंड अवनीश, सवाल एक है और आईबीसी के दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या है कि जब पीड़िता ये आरोप लगा रही है कि इसने मेरे साथ इस तरीके काम किया, तो क्या पुलिस के अधिकारी, आम नागरिक में और पुलिस के अधिकारी में क्या फर्क है भाई? अगर किसी के ऊपर दोष और आरोप लगा हुआ है और पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, तो कारण क्या है? कौन सी दिक्कत आ रही कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? पीड़िता को डर नहीं होगा क्योंकि पुलिस के एक बड़े अधिकारी हैं, तो पुलिस का दबाव हो सकता है, कुछ लोग उनके फेवर वाले भी होंगे, मानते हैं कि हर आदमी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जो दबाव बना सकते हैं। तो आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? अगर क्या आम नागरिक के ऊपर इस तरीके का वाद दायर होता, मुकदमा दायर होता, तो क्या उसे छोड़ दिया जाता, उसके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं की जाती? वहां तो ये स्थिति पैदा हो जाती कि हमने 24 घंटे में अभियुक्त को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। यहाँ किस मामले में क्यों इतनी देरी कर रहे हैं कि वो हाईकोर्ट जा रहे हैं, हाईकोर्ट में अपना मामला दे रहे हैं? क्या वजह क्या है कानपुर पुलिस के सामने? देखिए अखंड, बात यह है कि पीड़िता के साथ में अगर देखा जाए तो विश्व हिंदू परिषद भी लगातार आवाज उठा रहा है, लगातार जो है ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से एक ज्ञापन आज भी दिया गया है जो साफ तौर पर कहा गया है कि पीड़िता के साथ में गलत हुआ है। हालांकि जो है इस तरीके के ज्ञापन जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन जो बात है आप कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, तो आप जान ही रहे हैं क्योंकि ये आरोप पुलिस पर लगा है और पुलिस ही जांच कर रही है। तो प्रयास यही रहेगा
कि कहीं ना कहीं जो है अपने जो अधिकारी हैं, जो अपने सहकर्मी हैं, उनको कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया जाए। फिलहाल अभी जो एसआईटी गठित की गई थी वो कार्रवाई कर रही है, वो जांच कर रही है, जांच पड़ताल चल रही है, और ये जांच कब तक चलेगी फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। और आज जो जो याचिका दायर की गई थी उसमें आज सुनवाई होनी है, तो कोर्ट का आदेश आएगा तो पता चलेगा कि क्या उस पर कार्रवाई की गई है। जांच चलेगी, जांच में जो कुछ आएगा, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है। अगर वक्त ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हो सकती है। कहीं ना कहीं पुलिस को इसमें संजीदगी दिखाते हुए एक बड़ी कार्रवाई, एक नजदीर पेश करनी चाहिए, कहीं ना कहीं मिसाल पेश करनी चाहिए कि हम पुलिस के अधिकारी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं अगर कोई गलत कृत्य में पाया जाता है तो। क्योंकि मुकदमा दायर तभी हुआ है जब पुलिस ने उसके खिलाफ कुछ साक्ष्य बरामद किए, तभी मुकदमा दायर किया। बिना साक्ष्य के इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकती है पुलिस। तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है, और शायद ये जो हाईकोर्ट गए हैं उन्होंने अगर ये बात बोली है कि मुझे प्रेम जाल में फंसाया है, तो प्रेम जाल में फंसाया है तो ये बात कहीं ना कहीं एक्सेप्ट खुद स्वयं कर रहे हैं कि मेरे साथ जो कृत्य हुआ है मैंने किया है, भले मैंने फंस के किया, जैसे भी किया, लेकिन यहाँ पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अविश। अब इंद्रवीर के पास चलते हैं। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है आज की? देखिए, अगर रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में जैसे लगातार एम्स जो है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई ना कोई विषय हो, वो एम्स के जो अधिकारी हैं या जो वहाँ पे कर्मचारी हैं या वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, वो कहीं ना कहीं डेली जो है आए दिन सुर्खियों में बने हुए हैं। अगर आप बात करें तो बात वहीं पे एम्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये वीडियो की पुष्टि नहीं हुई थी। खैर, अब ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है कि आयुष्मान, जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष योजना, बिकॉज हम इसको विशेष योजना क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया, बहुत ज्यादा इंडिविजुअली उनके विभाग ने इस पर बहुत ज्यादा काम किया। आयुष्मान योजना के तहत 2024 में भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री है, तो इस योजना का बड़ा जो है उनको बेनिफिट मिला है। और इस योजना के जो यहाँ पे एम्स का विभाग है, वहां पे आयुष्मान योजना की केंद्र सरकार की मेन जो योजना आयुष्मान है उसको पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बिकॉज इसमें जैसे मैंने बताया कि आपको ये एक भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल हुआ है एम्स के नाम पे, और एम्स रायबरेली, जहां पे नेता प्रतिपक्ष अभी संजीदा है अपने रायबरेली की जो समस्या है उनको सदन में भी रख रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट में बताया था, आईटीआई, चाहे वो आईटीआई अपना फैक्ट्री हो या फिर एम्स हो, और एम्स का अचानक निरीक्षण, तो कहीं ना कहीं उसमें जो डॉक्टर है वो संलिप्त नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सामने आया है, आईबीसी के पास भी है, और आईबीसी जब भी बात करता है तो तथ्यों के साथ बात करता है, बिना तथ्यों के आईबीसी किसी पे ब्लेम नहीं लगाता। और उस वीडियो में शिकायतकर्ता ने जो है मेल किया है, और वो मेल एम्स को भी किया है उसने जो ये किया है, तो और शिकायत में सीधे सीधे दिख रहा है कि वहां पे संविदा कर्मचारी जो रखे जाते हैं प्राइवेट, उनमें से एक सौरभ वर्मा नाम का व्यक्ति है जो आयुष्मान योजना के नाम पर 1000 रुपए मांग रहा है और 10,000 रुपए बाद में डीलिंग करने की बात कर रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे असाइनमेंट के पास अगर वो वीडियो अवेलेबल है, अभी हमने भेजा है, तो वो आप दिखाने की कृपा करें। उसमें मेल के भी 2 पन्ने वो भी दिखाने की कोशिश करें, उसके बाद हम आपको विस्तार में जानकारी देते हैं। अखंड जी। आगे का पेमेंट का तुमको दिक्कत होगा, बता दे रहा नहीं, वो मैं कुछ है तो कुछ करवाओ, उसमें कोई वो नहीं है सर, जो आपने कहा है उसको करूँगा। कर करोगे जब तुम्हारा इलाज ही नहीं हो पाएगा तब। अभी जब तक चल रहा है चला रहे हो। कितना है? 10-12 हज़ार की, लेकिन व्यवस्था रखे है ना, मैं कर दूंगा उसकी, आप परवाह मत करो। परवाह वाली बात नहीं है, तुमको कल को डॉक्टर कहेंगे ऑपरेशन होना है, तुम पैसे नहीं व्यवस्था कर पाओगे। नहीं, वो बात तो सही है सर। ये वीडियो में चूंकि हमारे पास उतना समय, वीडियो भी है पूरा, और इस वीडियो में साफ साफ सौरभ वर्मा जो है वो बीते कई महीने पहले भी इनके ऊपर आरोप लगे थे। खैर, उस आरोप में जो शिकायत करता था वो सामने नहीं आया था। एम्स महानिदेशक ने उसको मेल किया कि आप सामने आइए, तो वो सामने नहीं आया, बिकॉज इतनी बड़ी संस्थान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सबके अंदर का हिम्मत नहीं होती। तो जो सूत्र है इसको भी अभी एम्स कंटिन्यू बुला रहा है मेल करके कि आप आइए, अपनी बातें सामने रखिए। कोई भी सूत्र होगा, किसी का भी सूत्र होगा, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, सवाल एक सवाल ये है कि ठीक है, ये वीडियो सामने आ गया है,
वीडियो एम्स के अंदर का ही है क्योंकि डॉक्टर की चेयर तो दिखाई दे रही है। सवाल इस बात का है कि ठीक है, मान ले रहे हैं कि नहीं आ रहा है, जो शिकायत करता है वो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन आपको दिख तो रहा है, आवाज तो कम से कम आप तो जस्टिफाई अपने कर्मचारी के बारे में पहचानते हो। ऐसा तो नहीं कि आप अपने कर्मचारी की आवाज नहीं पहचानते हो। और इतने बड़े कोई नेता या सेलिब्रिटी तो है नहीं कि उनकी डबिंग कर लेगा कोई आदमी आकर के। अगर आपको इस सामने, बताइए बताइए इंद्रवीर, क्या कह रहे बताइए। अखंड, इसमें जब अरविंद राजवंशी जो डीन डायरेक्टर एम्स है, उनसे जब सुबह आज आईबीसी की टीम से बात हुई तो इन्होंने बताया कि जब आईबीसी की टीम ने क्वेश्चन किया कि सर ये वीडियो आपके संज्ञान में आया है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये वीडियो इससे पहले हमारे संज्ञान में आ चुका, हमने इस पर कार्रवाई भी कर दी है। तो हमने उससे कहा तब जब ये कार्रवाई आपने कर दी तो इसके मीडिया में प्रेस नोट डलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एम्स के लिए बहुत छोटी बात है, इस पे हम प्रेस नोट नहीं डलवा सकते। तो इसका मतलब ये है, और सूत्रों की माने तो सौरभ वर्मा जब ये वीडियो संज्ञान में आया एम्स के या मीडिया के, तो काफी दिन पहले से ये वीडियो वायरल हो रहा है और आज ये मीडिया के पास खुल के वीडियो आया। तो जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सूत्रों की माने तो सौरभ वर्मा को दूसरा विभाग देने की तैयारी की जा रही है। उसका एक वजह यह है कि वहां पे एक डॉक्टर जो आयुष्मान के इंचार्ज है, अधीक्षक है, धर्मेंद्र, उनका नाम आ रहा है और उनका ये कहना है, ऐसा सूत्रों का कहना है कि इसमें कई सारे डॉक्टर संलिप्त पाए जा सकते हैं, ये सूत्रों का कहना है। खैर इसमें आईबीसी 24 कंफर्म नहीं करता कि डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये जो पैसा जा रहा है वो डायरेक्ट सौरभ वर्मा के थ्रू, इसमें कई डॉक्टर है। और सौरभ वर्मा का दावा है ऑन रिकॉर्डिंग कि पहले भी उनसे जब आरोप लगे थे तो एम्स ने उनको क्लीन चिट दी थी और आने वाले समय में भी उनको क्लीन चिट मिलेगी। क्या अब ये वीडियो के बाद भी एम्स उनको क्लीन चिट देने की, ये मेल पे लिखा हुआ है साफ, और ये कहीं ना कहीं ये साफ साफ लिखा हुआ है मेल पे। और ये शिकायतकर्ता जो पढ़ा लिखा शिकायतकर्ता, जो सूत्र है मीडिया का, उसने डायरेक्ट एम्स की क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान योजना को पर्दाफाश किया है कि यहाँ पे किस तरीके का भ्रष्टाचार सब चढ़ के बोल रहा है। और डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार जब होता है तो वो एक के साथ एक अकेला भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। तो ये भ्रष्टाचार कई लोगों के साथ, इसमें कई लोग संलिप्त हो सकते हैं एम्स के। तो ये जांच का विषय है और इस पे सरकार को और एम्स के महानिदेशक, एम्स के जो डीन है, उनको संजीदा से इस पे कार्य करना चाहिए। और इस तरीके की जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो इस तरीके की घटनाएं हो रही है, इन पे अखंड कहीं ना कहीं एक्शन लेना बहुत तुरंत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये केंद्र सरकार, एम्स इतनी बड़ी फैकल्टी है आज हमारे देश के लिए कि गरीब से गरीब और दूर दराज से यहाँ एम्स रायबरेली की बात करें अगर अखंडना, तो कम से कम 10 जिले के लोग रायबरेली से आते हैं और रुकते हैं और इलाज कराते हैं। विश्वास है तभी, लेकिन अब उस विश्वास की, जनता की गरीबी की आप इस तरीके से ये घोटाला किया जा रहा है कि उसमें बीमारी दिखाई जाती है, बीमारी नहीं है, उसके नाम पे 15,000 20,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। तो एक अकेला ये 15 से 20,000 रुपए नहीं वसूल सकता। इसका मतलब भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर किया गया है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद राजवंशी कहते नजर आ रहे हैं कि इसको प्रेस नोट नहीं डाल सकते, कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया है और वो भी संविदा कर्मी एम्प्लॉय है और आप उसको ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं निकाल सकते, प्रेस नोट नहीं डाल सकते, मीडिया को नहीं दे सकते, तो कहीं ना कहीं ये एक अलग इशारा होगा कि क्या वो अपने डॉक्टरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका नाम इसमें हो सकता है। खैर डॉक्टरों के लिए आईबीसी 24 कंफर्म नहीं करता, लेकिन सूत्रों की माने तो डॉक्टर भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं। जी अखंड। इंद्रवीर, बिना संलिप्तता के इस तरीके का नेक्सस चलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। संविदा कर्मचारी का अगर ये हाल है तो उसके ऊपर बैठे हुए लोग बिना इस कमीशन का एक पार्ट होता है, वो कई लोगों में बढ़ता है और ये नेक्सस होता है, उस नेक्सस के तहत ही काम करते हैं। डायरेक्ट आके डॉक्टर बात नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आयुष्मान योजना है किसके लिए? गरीबों के लिए। आयुष्मान योजना है किसके लिए? जरूरतमंद लोगों के लिए। लेकिन अगर आप गरीबों से, जरूरतमंद लोगों से ही अगर आप पैसे की उगाही करेंगे, 10,000 12,000 इस तरीके से आप खुलेआम एम्स जैसे जगह पे वहां पर मांगेंगे, तो गरीब क्या सोचेगा, कहां जाएगा? सरकारी अस्पतालों में इस तरीके की लूट खसोट होगी, एम्स जैसे संस्थान में यह हाल होगा, तो गरीब जाएंगे कहां, किससे शिकायत करेंगे? और शिकायत कर भी दे रहे हैं तो उस पर क्या फैसला लेना है, ये भी एक बहुत बड़ा बात है। आपने फैसला क्या लिया है सबके सामने है। आप कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करेंगे, जांच करेंगे, और जैसा आप बता रहे हैं कि विभाग बदलने की तैयारी की जा रही है, ऐसे किसी भी कर्मचारी को विभाग बदलने की तो बात होती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और कार्रवाई करके बताना चाहिए कि तुम गरीबों को लूट रहे हो। सरकार पैसा किसके लिए दे रही है? गरीबों के लिए दे रही है। तुम्हारे घर को भरने के लिए, तुम्हारी जेबें भरने के लिए नहीं दे रही है। तुम्हें इसको समझना पड़ेगा। लेकिन क्या करेंगे? जांच
जिनके पास है वो लोग भी इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि जानते हैं अगर कहीं कुछ मामला खुलेगा तो हम भी दोषी पाए जाएंगे और हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण एक चीज कहना चाहूंगा, मैं हमेशा कहता हूँ, जांच करे, करना कराना केंद्र सरकार का काम है, आरोप लगना ये अलग है। ये जांच का बहुत बड़ा विषय है और इससे केंद्र सरकार को एक्शन या राज्य सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ऐसा आईबीसी का कहना है। लेकिन मैं फिर कहूंगा एक लास्ट में कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपने डंके के चोट अपनी पत्रकारिता करते रहेंगे और जो हमारा काम है उसको हम उजागर करते रहेंगे, अच्छा हो या बुरा हो उसको हम दिखाते रहेंगे। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, और इसी निडरता के साथ, इसी निष्पक्षता के साथ हमारी खबर दिखानी है। आईबीसी खबर दिखाएगा निष्पक्षता के साथ, निडरता के साथ। और हमारे सहयोगी, आप जैसे सहयोगी, इंद्रवीर जैसे सहयोगी, ऐसे लोग जब खबर लेकर के आते हैं तो एक तरीके से समझिए निडर भी होकर के लाते हैं, क्योंकि उनको भी डर है कि जब इस तरीके की खबरें उजागर करते हैं, सामने लाते हैं जनता के सामने, तो उनके खिलाफ भी कई लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बात की परवाह किए बगैर हम जनता के उन तमाम मुद्दों को, आईबीसी एक प्लेटफॉर्म है जो जनता के मुद्दे को उठाता है। यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड कोई खबरें नहीं चलाई जाती, जनता के सरोकार से जुड़ी हुई खबरें चलाते हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि जो कोई नहीं दिखाएगा वही आईबीसी दिखाएगा, और हमारे जितने भी सहयोगी हैं वो इसी तरीके की खबरों लेकर के आते हैं। आम जनरल खबरों से कोई लेना देना नहीं, जो जनता के हित की खबर होगी वही हम आपको आईबीसी के प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इंद्रवीर, और ऐसे ही डटे रहिए, ऐसे ही लगे रहिए। जो भी लोग इस तरीके का कृत्य करेंगे उनके कृत्य को उजागर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। जावेद, आगरा से कौन सी बड़ी खबर है आज की? देखिए अखंड, आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार अपराधों पर लगाम लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं आगरा में जो जे रविंद्र गौड़ कमिश्नर हैं, उन्होंने भी आगरा में जब से चार्ज संभाला है तो अपराधी लगातार तहतर कांप रहे हैं और लगातार अपराधियों के जो अपराध हैं उनका जल्द से जल्द अनावरण कर रहे हैं और अनावरण करके तत्काल अपराधियों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी अपराध बाकी है। और जो हम आपको बता दें, आगरा की बीती रात की घटना, जो कि आगरा के थाना सदर क्षेत्र में एक ईदगाह बस स्टैंड है, जहां पर रात भर जो है आवागमन लोगों का रहता है और भीड़ भाड़ वाला इलाका है। उसके ठीक सामने एक ढाबा है जहां पर रात में खाना मिलता है। वहां पर कुछ लोग, 4 से 6 लोग वहां पर एक काली गाड़ी में पहुंचते हैं और ढाबे के जो संचालक हैं, जहां पे जो वहां पे काम करने वाले जो लड़के हैं, उनसे खाने के लिए बोलते हैं जब तक खाना खत्म हो चुका होता है। तो जब लोगों को कहा जाता है कि खाना खत्म हो गया है तो तत्काल वो जो है कट्टा निकाल करके और जो है कमपट्टी पर तान देते हैं तमंचा और खाना लगाने की बात करते हैं। तमाम वहां पर लोगों के साथ में जो संचालक हैं उनसे अभद्रता भी करते हैं। इसके बाद में जो लोग वहां पहुंचे थे खाना खाने के लिए, उन्होंने एक हवाई फायर किया। उसके बाद में लगभग 4 से 6 गोलियां भी उन्होंने वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है और एक गोली ढाबा जो संचालक है उसके भी लगी है। तो ढाबा संचालक को जो है अस्पताल में एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी करा दिया गया है। और वहीं जो आरोपी हैं जो भाग गए थे वहां से, उनकी तलाश आगरा पुलिस कर रही है। सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर खंगाले जा रहे हैं और जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे भी लगातार पुलिस संपर्क साध रही है और तमाम जो है कार्रवाई में आगरा पुलिस जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं बात है, जो अपराध है वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। या तो आगरा पुलिस को, जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की, उसको ये करना चाहिए, जो बाजार के जो बाजार है, जो टाइमिंग है बाजार की, या तो बाजार की टाइमिंग को सेट करना चाहिए। जो देर रात दुकानें खुली रहती हैं या ढाबा खुले रहते हैं, वहां पर इस तरह के लोग पहुंचते हैं और अपनी बदमाशी दिखाते हैं। जी अखंड। बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि जावेद, जो देर रात तक ढाबे या किसी भी तरीके के इस तरीके के जो संस्थान खुले रहते हैं, उनको किसी न किसी एक पॉलिसी, एक रूल के अंदर लाना चाहिए कि आप इतने बजे तक ही काम कर सकते हैं। देखिए, अपराधी होते हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं, उनको कानून का अगर डर होता तो इस तरीके से खुलेआम हवाई फायरिंग नहीं करते और वो इस तरीके के अपराध को अंजाम देने के बाद भाग भी जाते हैं और पुलिस प्रयास करती है उनको पकड़ने का। देखिए, आपने जैसा बताया कि पुलिस अपना काम कर रही है, अपराधी जल्द से जल्द अगर उनकी गिरफ्त में होंगे तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के ऊपर होंगे, जो सवाल खड़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं खड़े नहीं होंगे और पुलिस की कार्य की तारीफ होगी। लेकिन जिस तरीके से आपने बोला कि रूल और रेगुलेशन बनाने चाहिए, देर रात तक जो इस तरीके के ढाबे चलते हैं उनके संचालन पर रोक लगानी चाहिए, सघन चेकिंग अभियान भी चलाना चाहिए रात में। अगर इस तरीके की कार्रवाई करती है पुलिस तो कहीं ना कहीं जो अपराधी होंगे उनके हौसले जो बुलंद है उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जावेद। आदर्श के पास चलते हैं। आदर्श, हरदोई से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड, आज हरदोई की सबसे मुख्य खबर यह है कि आज दैनिक जागरण महाकुंभ यात्रा कलश यात्रा 2025 की हरदोई में आगमन हो रहा है, जो कि कई जिलों से होकर गुजरेगा। यहाँ पर जिला प्रशासन एवं नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं
और यहाँ कई जो है नागरिक भी मौजूद हैं। हमारे साथ समय भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधु जी खड़े हैं। हम उनसे इस कलश यात्रा को लेकर पूछेंगे कि अभी ये कहाँ से आ रही है, क्या ये कलश यात्रा को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आईटीसी महान यात्रा आज यात्रा आज जो आ रही है यहाँ पर बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया जाएगा। और आगे की जो खास तरह की इसमें भी और उत्तर प्रदेश सरकार से जो वहाँ पर उसको हम लोग देखेंगे और जी अब हमारे पीछे आप देखेंगे सनातन धर्म इंटर कॉलेज के कुछ बच्चे लोग हैं जिनकी झांकियां आई देखिए ये हमारे पीछे देखिए ये सनातन धर्म इंटर कॉलेज के कुछ बच्चे आ रहे हैं और इस महाकुंभ यात्रा में कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आदर्श। अब चलते हैं आकाश के पास। आकाश, पीलीभीत से कौन सी बड़ी खबर है आज की? आकाश अनम्यूट करो। अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है जिनमें विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। जो लगातार दवाइयों के रेट बढ़ रहे हैं, जेनरिक दवाइयां जो मार्केट में बिक रही हैं, इन सब पर रोक लगाया जाए। और जो एक जीवन रक्षक जो दवाई चल रही है, जो चिकित्सकों पर जो लोग उन्हें लिखते हैं, चिकित्सक लिखते हैं, उन पर शून्य जीएसटी लागू करे। ऐसी तमाम चीजें को लेकर आज जिला अधिकारी के पास पहुंचे थे। जीवन रक्षक दवाओं के दाम बढ़ने को लेकर एनपीपीए के फैसले को वापस लिया जाए। इन लगभग 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अधिकारी के पास पहुंचे थे और जिला अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर्स लोग हैं उन लोगों से भी अंदर नहीं मिलने दिया जाता है। इन सभी मांगों को लेकर वहां पहुंचे थे जिससे दवाइयों के दाम कम हो सके और लोगों को दवाइयों को लेकर उनकी जेब पर कम खर्चा हो। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं कि जीवन रक्षक जो दवाई होती है वो कहीं ना कहीं बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अगर उस तरीके से उस पर जीएसटी लगेगी और कर लगेगा तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो खरीदने में उनको दिक्कत होगी। इसी को लेकर के जो ज्ञापन था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाश इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एसपी सिंह के पास चलते हैं। एसपी सिंह, सुल्तानपुर से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अपूर के पास चलते हैं। अपूर जी, आज अयोध्या से कौन सी बड़ी खबर है आज की? आज अयोध्या से कौन सी बड़ी खबर है अपूर जी आज की? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है अखंड। आवाज आ रही है अपूर जी आपकी, आप बोले, कंटिन्यू करें आप, आपकी आवाज आ रही है। हाँ अखंड, बता दें सबसे बड़ी जो बड़ी खबर की बात है वो आपको बता दें कि अयोध्या में 18 जगह हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं। क्योंकि हेल्थ एटीएम का सबसे बड़ा जो है जो स्वास्थ्य के कर्मी हैं जो लाभार्थी हैं सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे, क्योंकि 10 मिनट के अंदर 60 जांचें एक साथ मिल सकेंगी और साथ ही साथ ऑनलाइन डॉक्टर से भी कंसल्टेंट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि अयोध्या जैसी नगरी में जहाँ पे देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ के लोकल जो बीमार लोग हैं जो अयोध्या हॉस्पिटल दौड़ते रहते हैं, लेकिन उनके लिए खास खुशखबरी है कि अब अयोध्या में 18 जगह हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं जिनको 60 से ज्यादा जांचें एक साथ मिल सकेंगे, वो भी 10 मिनट में। बहुत महत्वपूर्ण खबर आप बता रहे हैं अयोध्या वासियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए। जो लोग वहां पर आएंगे, जो पर्यटक वहां पर आएंगे, उनको हेल्थ एटीएम के रूप में एक बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि आमतौर पर एक बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है अयोध्या। वहां पर लाखों श्रद्धालु हमेशा पहुंचते हैं। उसको देखते हुए एक बड़ी अच्छी पहल है, क्योंकि अगर हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे तो अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। और जिस तरीके से 60 आपने जो चीजें बताई हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी महत्वपूर्ण है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है विभाग, क्योंकि अगर इस तरीके के हेल्थ एटीएम लगाए गए हैं तो श्रद्धालुओं के लिए, ना सिर्फ वहां के निवासियों के लिए भी एक बहुत अच्छी पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
अब चलते हैं एसपी सिंह के पास। एसपी सिंह, सुल्तानपुर से कौन सी बड़ी खबर है आज की? सुल्तानपुर जिले की ये खबर है कि बिजली विभाग की लापरवाही देखिए कई दिन आईबीसी 24 न्यूज ट्रांसफार्मर जो खुले रखे हुए थे उसकी न्यूज दिखाया, लेकिन अभी तक इनकी आंखें नहीं खुली है। लगातार हर जगह ऐसे खुले ट्रांसफार्मर देखने को मिल रहे हैं। आज देखिए शास्त्री नगर पुलिस बच्चे भी यहीं, कई इंटर कॉलेज भी हैं, कई विद्यालय भी हैं, लेकिन बिजली विभाग देखिए कितनी घोर लापरवाही कर रहा है। एकदम खुला एकदम यहीं से देखिए बच्चे गुजर रहे हैं, एकदम खुला ट्रांसफार्मर दावत ये दे रहा है और यहीं से कुछ ही दूरी पे दूसरा बहुत बहुत बड़ी लापरवाही है ये बिजली विभाग की कि इस तरीके से खुले, ना तो उसकी कोई बैरिकेडिंग है, ना किसी तरीके का कोई जाल है, बच्चे वहां से अगल बगल गुजर रहे हैं और हमें लग रहा है ये स्कूल है। एसपी सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कितनी बड़ी लापरवाही है, स्कूल के बगल में इस तरीके से खुले आप जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, देखिए किसी तरीके का कोई ना कोई जाल है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी सो रहे हैं क्या कर रहे हो? आपको तो दिखता होगा भाई, बच्चे स्कूल, कम से कम उसके जो नौनिहाल मासूम बच्चे निकलते हैं वहां से, उनके बारे में तो सोच लेते। कम से कम देखो किस तरीके से खुलेआम वहां पर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है और ये स्कूल है, स्कूल के बगल का यह आलम है। वहां पर बहुत संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं और जाते हैं और खुलेआम स्कूल, और देखिए तार, ये मकर जाल है, ये वायर नहीं है, मकर जाल है, मकर जाल। कोई बड़ी दुर्घटना इससे हो सकती है भाई। बिजली विभाग के कर्मचारियों जागो। एसपी सिंह अनम्यूट कर दीजिए, आपका म्यूट है। ये देखिए यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर नहीं है कि दूसरा ट्रांसफार्मर देखिए रखा हुआ है और विद्यालय के जस्ट सामने रखा हुआ है। बताइए कितनी शर्म की बात है। कम से कम आपको तो इतनी संजीदगी दिखानी चाहिए बिजली विभाग को कि इस तरीके से खुले ट्रांसफार्मर के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बच्चे अगल बगल टहल रहे हैं। ये बच्चे देखिए नाश्ता भी करते रहते हैं जब होता रहता है, तो देखिए विद्यालय के हजारों बच्चे इधर से गुजरते रहते हैं, कई इंटर कॉलेज भी बने हुए हैं देखिए। और ये देखिए कैसे किस तरह इस पार्किंग समस्या बनने के ऐसे खुला छोड़ दिए, एकदम खुला छोड़े हुए हैं। कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है इससे, जब शासन प्रशासन जब ही जाएगा जब दुर्घटनाएं होती हैं तभी देखिए शासन, ये देखिए कार्य बिजली विभाग का कार्य है और बड़ी शर्म की बात है अगर आप इस तरीके से खुलेआम इस तरीके से ट्रांसफार्मर रख देंगे और बच्चे अगल बगल से गुजरेंगे, कोई अनहोनी हो जाएगी, कोई दुर्घटना घट जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? बिजली विभाग के सोए हुए कर्मचारियों जाग जाओ। ठंडी है तो क्या हुआ, 12 बज चुके हैं, अभी जाग जाओ, दिन बीत जा रहा है, पूरा वर्ष बीत जाएगा, जागोगे नहीं तो किसी दुर्घटना को दावत देने से बढ़िया है कम से कम आप लोग एक्टिव हो जाओ, किसी दुर्घटना से पहले कोई एक्शन ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसपी सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से जुड़ चुके हैं। बस्ती से कौन सी बड़ी खबर है जितेंद्र आज की? अखंड, बस्ती से बात की जाए तो आज बस्ती की एक बड़ी खबर है। फिलहाल कोशिश पूरी थी कि 12 बजे 12 रिपोर्टर में अखंड राय के साथ जुड़ने की, लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ को देखते हुए ये संभव नहीं हो पाया। फिलहाल जो है अखंड राय जो है अयोध्या से जो है बस्ती के लिए रवाना हुए, तो वो गोरखपुर सैजनवा जा रहे थे। कल जिस तरह से कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता की वहां पे उनकी मृत्यु हो गई है, संवेदना व्यक्त करने के लिए वो शमशान घाट जा रहे थे। लेकिन फिलहाल बस्ती से लेकर बात की जाए तो बस्ती के दोनों टोल तक जो है पुलिस ने पूरी तरह से एरिया अगर बात की जाए तो छावनी में तब्दील कर रखा था। लेकिन कहीं ना कहीं अजय राय जो दूसरे रास्ते से होते हुए जो है संत कबीर नगर होते हुए सैजनवा तो गए, लेकिन जैसे ही वो घाट पे वहां पहुंचते हैं पुलिस उन्हें वहां रोक देती है। फिलहाल जिस तरह से भारी संख्या में वहां पे भाजपा के भी लोग थे जिन लोगों ने अजय राव को यहाँ से जाओ का एक नारा भी लगाया। फिलहाल अजय राय को जो है अंतिम दर्शन नहीं करने दिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से लौटते हुए वो बस्ती आए तो बस्ती के जो पूर्व विधायक रहे जो है कांग्रेस के, उनके आवास पे वहां पे रुके। यहाँ मिलने के बाद उनसे मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहाँ बात की जाए तो उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा पे करारा जवाब दिया। जिस तरह से अम्बेडकर की बात को लेकर जिस तरह से ये हुआ कि जो उनका अम्बेडकर का अपमान किया गया, कहीं ना कहीं गर्माता हुआ ये सवाल अपने आप में अरे एक काफी जो है देखिए जितेंद्र,
क्या आपने बीजेपी पे हमला बोला? आपके चक्कर में एक नवयुवक की जान चली गई। आपके प्रदेश कार्यालय में 2 घंटे तक वो बेसुध हालत में पड़े रहे। 25 मिनट वही प्रदेश कार्यालय का ही कार्यकर्ता फोन करता है, बताता है कि आपका भतीजा यहाँ पड़ा हुआ है, आपका रिलेटिव यहाँ पड़ा हुआ है। वो बताने से पहले अस्पताल में ले जा सकता था। उस व्यक्ति ने जब फोन किया अपने सहयोगी को, वो जाता है वहां से 25 मिनट दूर उसको लग जाता है अस्पताल जाने में, उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है और आप वहां पर नौटंकी करने जाते हैं। सच्चाई है, वहां के लोगों ने इनको विरोध किया है और कहा है साफ तौर से कि वापस चलो, नौटंकी मत करो। आपने एक कार्यकर्ता नहीं खोया। अगर उस दरमियान जो आप प्रदर्शन कर रहे हो, हम तमाम नेताओं के लिए है, जितने भी राजनीतिक दल है उन सभी के लिए ठीक है, इससे ही कम से कम लेसन ले लो। लखनऊ में घंटों जाम की स्थिति बनी रही, लोग दफ्तर से निकले हो, स्कूल से निकले हो, जो आम नागरिक जाने के लिए वो फंसे रहे। आपके प्रदर्शन के चक्कर में एक युवक की जान चली गई, किसी और की भी जान जा सकती थी। क्यों करते हो ऐसा? प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से भी करो ना। आप तो मानने वाले गांधी जी को, गांधी जी तो क्या कहते थे उसका ही अनुसरण कर लो कम से कम। आप हल्ला बोल रहे हो बीजेपी के खिलाफ, किसी के खिलाफ हल्ला बोलो, लेकिन कम से कम लोगों का ख्याल रखो। इस तरीके के प्रदर्शन ने एक युवक की जान ले ली। आप भले कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी करते रहिए, और लोग इसे बोलेंगे कि आप नौटंकी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जितेंद्र महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हमारे साथ जुम्मन जुड़ चुके हैं। जुम्मन, बताइए आज की कौन सी महत्वपूर्ण खबर है आपके जिले की? जी अखंड, मैं आपको बता दूं, आज की सबसे बड़ी खबर है कासगंज जनपद में जो एक बहुत ही बड़ा सड़क हादसा हुआ है दर्दनाक, जिसमें जो है ट्रैक्टर ट्रॉली और जो है पिकअप थी, उसकी आमने सामने जो जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर लगने से जो ट्रैक्टर ट्रॉली सवार थे 26 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। और बताया जा रहा सभी लोग जो एक नामकरण रखने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी एक बहुत बड़ी ये दुर्घटना हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने जो हादसे की सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में चलाया, जहां सभी का उपचार चल रहा है और जो कुछ घायल हैं उनकी हालत नाजुक देखते हुए अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिए गए। साथ ही अखंड का बात आपको बता दूं, आए दिन इस तरीके के हादसे और होते रहे। कासगंज जनपद में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो सड़क किनारे खाई में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें लगभग 40-45 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद जो है जो जिला प्रशासन है, परिवहन विभाग है, थोड़ा उन्होंने खाना पूर्ति कर दी, लेकिन उसके बाद फिर वही देखा जाए जस की तस जो है बनी हुई समस्या है थी। जो वाहनों में जो ट्रैक्टर है, इनमें ओवर लोड सवारियां भर लेते हैं ट्रैक्टर वाले, लेकिन इस पर अभी तक जिला प्रशासन कोई कार्रवाई इस तरीके से नहीं करता जिससे कि लोगों को एक सबक मिले। नहीं, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो इस तरीके के हादसे होते रहेंगे। आपको कम से कम इस तरीके के हादसे को रोकने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जुम्मन। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।